मिर्जापुर गांव में बबलू अपने माँ के साथ रहता है। उसके पिता नहीं है। बबलू अब बड़ा हो गया है और 12th तक पढ़ाई भी कर ली है। इसलिए वो अपनी माँ का हाथ बटाने और घर के खर्चों की पूर्ति करने गांव से शहर में कोई काम खोजने आता है। उसकी माँ उसके लिए थोड़ा सा खाना बांध देती है और वो उसे लेकर घर से निकल जाता है। बबलू रास्ते में पैदल ही चला जा रहा है और धूप तेज होने के कारण अब वो बहुत थक गया है। धूप भी बहुत हो गई है और मैं थक भी गया हूँ। क्यों ना कुछ देर बैठ जाऊं? लेकिन अगर ज्यादा समय रुका तो शहर पहुँचने में रात हो जाएगी। लेकिन अब लगातार चल भी नहीं सकता हूँ। मुझे कुछ देर आराम करना ही होगा। बबलू रास्ते में एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और कुछ मिनट बाद ही वो सो जाता है। बबलू बहुत थका हुआ होता है, इसलिए उसको वक्त का पता नहीं चलता और उसको सोते हुए टाइम ज्यादा हो जाता है। तभी वहाँ एक छोटी लड़की रोते हुए आती है। क्या हुआ छोटी बच्ची, तुम क्यों रो रही हो? और यहाँ जंगल में क्या करने आई हो? भैया, मैं अपने घर का रास्ता भटक गई हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ, खाना तो मैं तुमको दे दूंगा, लेकिन तुम इतनी दोपहर को इस जंगल में क्यों घूम रही हो? भैया, मैंने आपको बताया कि मैं रास्ता भटक गई हूँ। भोजन की तलाश में घर से निकली थी। मैं तुमको खाना देता हूँ, पहले तुम अपना पेट भरो, हम बाद में बात करेंगे। बबलू छोटी बच्ची को खाना देता है और वो पेट भर खाना खाती है। तुम्हारा पेट भर गया? हाँ भैया। ठीक है, तुम अब घर जाओ। भैया, घर तो मैं चली जाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ। क्या है तुम्हारे पास? क्या दोगी तुम मुझे? भैया, मेरे पास ये एक जादुई चश्मा है। तुम इसकी मदद से किसी को भी जला सकते हो और किसी के भी माया जाल से बाहर निकल सकते हो। और तो और तुम इससे पैसे भी कमा सकते हो। अच्छा, तुम्हें मैं ही मिला हूँ पागल बनाने के लिए? ठीक है भैया, मत करो विश्वास, लेकिन फिर भी ये रख लो और जब कोई परेशानी आए तो इस चश्मे को आंखों पर लगा लेना। बाकी काम चश्मा खुद कर देगा। वैसे तो मैं इस पर विश्वास नहीं करता, लेकिन तुम इतने प्यार से मुझे चश्मा दे रही हो तो मैं इसे गिफ्ट समझकर रख लेता हूँ। लड़की इतना कहकर गायब हो जाती है और बबलू को समझ नहीं आता कि वो कहाँ गई और कौन थी। ये कौन थी और अब अचानक कहाँ चली गई? मुझे यहाँ से तुरंत निकलना होगा। बबलू वहाँ से तुरंत निकलता है। बबलू शहर की ओर बढ़ रहा है। तभी कच्चे रास्ते में एक गड्ढा है और उसका पैर उस गड्ढे में गिर जाता है और वो जमीन के नीचे एक सुरंग से होते हुए गुफा में पहुँच जाता है। कौन है यहाँ और मुझे यहाँ क्यों लाए हो? सामने आओ, कौन है यहाँ? तभी एक चुड़ैल सामने से हंसती हुई आती है। बबलू उसे देखकर बहुत डर जाता है। डरो नहीं, मेरा नाम बड़की है और मैं एक जादुई चुड़ैल हूँ और ये मेरी जादुई दुनिया है। मुझे छोड़ दो मुझे जाने दो। ना बाबू ना, हमारी इस दुनिया का एक नियम है कि जब तक हम उसका सारा खून ना पी ले और उसकी आंखें ना निकाल लें, तब तक नहीं जाने देते। क्या मुसीबत है? जाने दो। मेरे घर पर मेरी माँ अकेली है। मैं उनका इकलौता बेटा हूँ, मुझे जाने दो। ओह अच्छा, लेकिन इसका फैसला तो मेरी दोनों छोटी बहनें करेंगी। मंजली और छुटकी, दोनों बाहर आ जाओ। दो बहनें भी हैं अभी? हाँ, तुम खुद ही देख लो। तभी दो और चुड़ैल हंसते हुए बाहर आ जाती हैं। अब तैयार हो जाओ, हम तुम्हारी आंखें निकालेंगे और सारा खून पी जाएंगे। वहाँ का माहौल बहुत खराब हो जाता है। चारों तरफ डरावनी आवाजें आ रही हैं और बबलू बहुत बुरी तरह कांप रहा है। तभी बबलू को एक बात याद आ जाती है। मैं कहाँ फंस गया? हाँ, उस छोटी लड़की ने जो चश्मा दिया था, मैं उसे लगा कर देखता हूँ। बबलू बिना देरी किए जल्दी से चश्मा लगा लेता है और उस चश्मे को लगाने के बाद चमत्कार ही हो जाता है। चुड़ैलों की जादुई दुनिया हिल जाती है और चुड़ैल अब डरने लगती हैं। ए मायावी लड़के, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। तुम जानते नहीं मैं कितनी खतरनाक हूँ। बबलू मुस्कुराता है। मायावी लड़के, तुम हमको हल्के में ले रहे हो शायद, लेकिन तुम जानते नहीं कि मैं तुम्हें एक बार में ही निगल सकती हूँ। हाँ तो निगलो ना, मैं तो कब से इंतजार कर रहा हूँ। तुम ऐसे नहीं मानोगे, तुमको सबक सिखाना ही पड़ेगा।
बड़की अपनी जादुई शक्ति से बबलू को गुफा की छत से उल्टा लटका देती है और बबलू भी तुरंत ही वापस नीचे आ जाता है। मछली अपने मुंह से आग निकालती है। एक बार बबलू को आग लगती है, लेकिन तुरंत ही वो खुद बंद हो जाती है। ये देखकर तीनों जादुई चुड़ैल परेशान हो जाती हैं। जादुई चश्मा धीरे धीरे अपनी शक्ति को बढ़ाने लगता है, जिसके कारण चुड़ैल अब आग में जलकर तड़पने लगती है। मायावी लड़के, हमें पता नहीं था कि तुम मायावी हो। हमें छोड़ दो और यहाँ से अपनी दुनिया में चले जाओ। ठीक है, लेकिन पहले ये बताओ कि तुम आंखें क्यों निकालती हो और खून क्यों पीती हो? ये हमें श्राप लगा हुआ है। जब हम जिंदा थे तो हमारे हाथ जादुई शक्तियाँ लग गई थी, जिसके बाद हमने उन शक्तियों का गलत प्रयोग किया और एक दिन हमने एक ऋषि को उन शक्तियों से परेशान किया, जिसके बाद ऋषि ने हमें श्राप दिया और हमने आत्महत्या कर ली, जिसके बाद हम जादुई चुड़ैलें बन गईं। तभी जादुई चश्मे से एक नीली रोशनी निकलती है और वो जादुई दुनिया को उजाड़ देती है। साथ ही तीनों जादुई चुड़ैल भी जलकर भस्म हो जाती हैं। बबलू देखता है कि वो उसी सड़क पर खड़ा है जहाँ से वे नीचे गिरा था। बबलू अब वो चश्मा लेकर अपने घर चला जाता है और उस छोटी लड़की को धन्यवाद देता है। शिक्षा, हमें कभी भी अपनी शक्ति का प्रयोग दूसरों को परेशान करने के लिए नहीं करना चाहिए। प्रतापगंज नाम का एक गांव था, जहां किसी भी लड़के की शादी में बारात नहीं जाया करती थी, न ही लड़की की शादी होने पर बारात आया करती थी। शादियों में सिर्फ लड़का चुपचाप लड़की को चाकर ले आता। गांव के बड़े बुजुर्ग बारातें आयोजित न होने का कारण बताते थे कि बारात में रूप बदलकर एक चुड़ैल शामिल हो जाती है, जो अपने साथ लोगों को जंगल की तरफ ले जाकर मार देती है। गांव में रहने वाला पिंटू और उसके दोस्त बहुत परेशान थे। पिंटू अपनी शादी पूरे धूमधाम के साथ करना चाहता था और बारात निकालना चाहता था, लेकिन गांव के प्रधान ने उसे बारात निकालने की इजाजत नहीं दी। हमारा दुर्भाग्य है कि हम इस बेकार गांव में पैदा हुए। अब आदमी भला शादी में मौज मस्ती भी नहीं करेगा तो कब करेगा? ठीक कहा पिंटू भाई, ऐसी फीकी शादी करने में क्या मजा है? बस लड़की के घर गए और लड़की ले आए, बारात पटाखे धूमधाम तो होना ही चाहिए। मैंने सुना है पिंटू कि जिस दिन तुम्हारी शादी है, प्रधान जी किसी काम से उस दिन बाहर जा रहे हैं। हमें चुपचाप बारात का इंतजाम कर लेना चाहिए। रही बात चुड़ैल की, तो मैं भीमपुर गांव के एक तांत्रिक को जानता हूँ, उसे हम बारात की सुरक्षा में लगा देंगे। ठीक है, मैं चुपचाप बारात निकालने की व्यवस्था करता हूँ, लेकिन उससे पहले एक बार अपनी माँ से पूछ लूँ। मेरी माँ चुड़ैल और भूतों में बहुत ज्यादा विश्वास रखती है। पिंटू अपने घर गया और उसने अपनी माँ को चुपचाप बारात निकालने की बात बताई। नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे पिता की मृत्यु कैसे हुई थी? आज से 25 साल पहले जब गांव में अंतिम बारात निकली तो तुम्हारे पिता भी उसमें शामिल हुए थे। तुम्हारे पिता सहित 7 लोग बारात से गायब हुए और आज तक नहीं लौटे। बारात में शामिल कई लोगों ने उस भयानक चुड़ैल को देखा था। माँ के मना करने के कारण पिंटू बारात ले जाकर अपनी शादी नहीं कर पाया। कुछ दिनों बाद उसके दोस्त सोनू की शादी तय हुई। चाहे प्रधान जी रोके या गांव का कोई और आदमी, लेकिन मैं अपनी बारात निकाल कर रहूंगा। प्रधान जी के मना करने के बावजूद सोनू ने अपनी बारात निकाली। गांव के सभी जवान लड़के बारात में शामिल हुए। 25 साल बाद गांव में कोई बारात निकल रही थी, इसलिए गांव के लड़कों ने खूब जमकर डांस किया और पटाखे जलाए। बारात धीरे धीरे आगे बढ़ती रही और बीच बीच में रुककर गांव के लड़के डांस करते। पिंटू को डांस करते करते पेशाब लगी। वो बारात से थोड़ा बचकर झाड़ियों में पेशाब करने गया। झाड़ियों के अंदर पिंटू ने देखा कि एक औरत रो रही है। पिंटू को उस औरत के रोने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। पिंटू को लगा कि वो गांव की कोई औरत है। पिंटू उसके पास गया। जब औरत ने पिंटू की तरफ मुड़कर देखा तो पिंटू के चेहरे पर पसीने की बूंदें आ गईं। वो औरत और कोई नहीं बल्कि चुड़ैल ही थी। रमन और गांव के और भी लड़के झाड़ियों में पेशाब करने गए। उन्हें भी वो रोती हुई औरत दिखाई दी। अगले दिन बारात विदाई के बाद गांव वापस लौट कर आई तो पिंटू और रमन सहित 5 लड़के गायब हो चुके थे। पिंटू, रमन और बाकी गायब हुए लड़कों की माँ सोनू के घर जाकर रोने लगी। ले गई, मेरे लाल को चुड़ैल ले गई।
मैंने उसे मना किया था कि बारात में मत जा, लेकिन वो नहीं माना। वो मेरे बुढ़ापे का इकलौता सहारा था। सोनू, तुझे ही अब मेरे बेटे को वापस लाना होगा। सोनू ने भीमपुर के तांत्रिक को बुलाया और उससे चुड़ैल के बारे में बात की। मैंने तुम्हारे गांव के इतिहास का बहुत सूक्ष्मता से अध्ययन किया है। बरसों पहले गांव में कमला नाम की एक लोहार की लड़की रहती थी। कमला का रंग काला था और वो गरीब थी, इसीलिए उसका कभी विवाह नहीं हो पाया। आखिर में तंग आकर कमला ने आत्महत्या कर ली थी। कमला की बारात नहीं आ पाई थी, इसीलिए अब कमला बारात के आदमियों को निशाना बनाती है। उसका ठिकाना जंगल में मौजूद एक खंडहर है। चुड़ैल को मुक्ति तभी मिलेगी जब कोई उससे प्रेम का इजहार करके उससे शादी करेगा। मेरी तो उम्र काफी हो चुकी है, तुम्हें ही चुड़ैल के पास जाकर उससे शादी का नाटक करना होगा। क्या चुड़ैल मुझे मार भी सकती है? हाँ, इसमें जान का खतरा तो है। तांत्रिक ने सोनू को एक मंगलसूत्र दिया और जंगल के खंडर की ओर भेज दिया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। सोनू हनुमान का नाम जपते हुए खंडर की तरफ बढ़ने लगा। जब सोनू खंडर में पहुंचा तो उसने देखा कि खंडर में जगह जगह मुर्दे लटके हुए हैं। कुछ देर बाद अचानक वे मुर्दे जिंदा हो गए और हंसते हुए तालियां बजाने लगे। हे भगवान, बारात निकालकर मैं ये किस मुसीबत में फंस गया। खंडर के बीचों बीच एक अंधेरा कमरा था। चुड़ैल वहीं पर दुल्हन जैसे लाल कपड़ों में बैठी हुई थी। सोनू ने देखा कि उसके दोस्त पिंटू, रमन और गांव के बाकी लड़के जमीन पर लेटे हुए हैं। उनकी आंखें बंद थीं और सांसें चल रही थीं। सोनू डरते हुए चुड़ैल के पास पहुंचा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। चुड़ैल ने अपने सामने पड़ा हंसिया उठाया और क्रोध से सोनू की तरफ देखा, जैसे वो सोनू की गर्दन काटने वाली है। इससे पहले कि चुड़ैल हंसिये से हमला करती, सोनू ने चुड़ैल के गले में मंगलसूत्र पहना दिया। मंगलसूत्र पहनते ही चुड़ैल एक साधारण लड़की कमला में बदल गई। धीरे धीरे उसका शरीर धुएं की तरह हवा में विलीन हो गया और खंडर में मौजूद पिंटू, रमन और गांव के बाकी लोग जीवित हो गए।